छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का राज्य राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि यह प्रक्रिया का पहला चरण है और जल्द ही इसके नियम भी अधिसूचित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सामाजिक समरसता बनाए रखना और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना है। कानून कठोर है और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में माओवाद तो वर्ग संघर्ष खड़ा कर नहीं पाया, परंतु हमारे बस्तर में ही अन्य स्थानों पर ही इस धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। ये आप सबके ध्यान में है। विभिन्न गांवों में जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये वर्ग संघर्ष का ही एक स्वरूप है। तो जो काम माओवाद न कर सका वो इस धर्मांतरण मतांतरण के विषय ने कर दिया है। जो भी है स्वेच्छा से कोई हो तो करता है, संवैधानिक उसको अधिकार है, किया जा सकता है, परंतु उस विषय पर अगर किसी ने आपत्ति की तो जांच होगी। जांच की पहले प्रक्रियाएं नहीं थी, अब प्रक्रियाएं निर्धारित हो गई हैं और पहले सज़ा भी 1 वर्ष का था, अब तो कठोरतम सजाएं हैं इस पे। ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर आने वाले समय में ये पूर्ण कानून जब लागू हो जाएगा अपने एक्ट और रूल्स के आधार पर, तो इस तरह के खेल करने वालों को परेशानी होगी, उनको समझकर काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने कानून के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए कहा कि संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून की आड़ में किसी विशेष वर्ग को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और संविधान प्रदत्त अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। आज मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा, ये भारत जब देश आज़ाद हुआ 1947 के पहले देश में अंग्रेज का राज था और अंग्रेज के हिसाब से कानून बना था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी जी ने देश आज़ाद कराया, तमाम महापुरुषों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कानून लिखा, तो सभी के धर्म जाति के अनुरूप सभी के लिए कानून लिखा गया है। जाति धर्म पंथ सभी के यहाँ स्वतंत्रता की बात लिखी गई है। और आज यहाँ पर जो कानून बनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को टारगेट बना करके कानून बनाया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब से ज़्यादा बुद्धिमान हम कोई नहीं हो सकते। वो सब बारीकी को सोच करके बनाया था। अब उसके बाद में दुनिया भर के संशोधन करते करते जा रहे हैं। अच्छी बात है, हम हर कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन ये देखना है हमको कि इस कानून के आड़ में किसी को सताया डराया न जाए। यहाँ सबको स्वतंत्रता है, खाना का, पीना का, बोलने का, रहन सहन सभी का आज़ादी है। तो इस प्रकार के जो मूल भावना है बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कानून बनाया था, उस मूल भावना में चोट ना पहुँचे, ये बिल्कुल हम सबको ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम परियोजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने परियोजना पर हुए खर्च और अब तक अलग संचालन सेटअप स्वीकृत नहीं होने का मुद्दा उठाया। इस दौरान उनकी एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता वाली टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सेवाग्राम परियोजना का निर्णय वर्ष 2022 में लिया गया था। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक इसके लिए 129 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, जिसमें से 104 करोड़ 5 लाख रुपए निर्माण कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि संचालन के लिए अलग सेटअप अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। बहस के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि परियोजना की घोषणा विधानसभा में हुई थी और वर्तमान सरकार भी इसे आगे बढ़ा रही है। वहीं ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से आवश्यक स्वीकृतियां देकर सेवाग्राम के संचालन की व्यवस्था कर रही है। विवाद बढ़ने पर अजय चंद्राकर ने अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पिछली सरकार में जिस शब्द से पूर्व मुख्यमंत्री जी उत्तेजित हो रहे थे, स्वेच्छाचारिता शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। जनता के 200 करोड़ रुपये फूंक दिए गए, कोई सेटअप नहीं, कोई योजना नहीं, कोई परिभाषा नहीं किसी चीज़ की, और ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना चाहिए। उस प्रश्न का मतलब ये था कि लोक धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी की स्वेच्छाचारिता को पूरा करने के लिए। मैंने तो पूछा सेटअप क्यों नहीं स्वीकृत हुआ, क्यों उसका दस्तावेज नहीं रखा गया विधानसभा में? आप बता सकते हैं कि मुझे क्या राम राज्य में काम होगा? क्या है राम राज्य की अवधारणा कांग्रेस की दृष्टि से? बताएं। क्रिएटर्स रैंप वॉक करेंगे, कलाकार रहेंगे, तो क्या कलाकार? अभी विधेयक में तो एक एक शब्द परिभाषित है। आवेदक क्या होगा, निर्णयकर्ता क्या होगा, जितनी चीज़ें आती हैं, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट प्लान बनाया था क्या? ये बताएं, यदि इतनी नैतिकता है तो। अजय चंद्राकर जी पिछले विधानसभा में थे,
ये बात सही है कि ओपी चौधरी उस सदन में नहीं थे और मैं केवल वो कह रहे थे स्वेच्छाचारिता है और किसी के मनमर्जी से थोड़ी चलेगा, तो मैं केवल ये बताने के लिए खड़ा हुआ था। अध्यक्ष जी से अनुमति लिया तो उन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी। फिर भी अध्यक्ष जी मुझे बोले, मैं बोला जब ये सुनना ही नहीं चाहते तो मैं बैठ गया था। बाद में सुनने काल में उन्होंने खेद व्यक्त किया क्योंकि अध्यक्ष की अनुमति से मैं खड़ा हुआ था। और केवल ये जानकारी कि महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया था और हम सब उसमें सम्मिलित हुए थे। गांधी जी के जीवनी पे, उसके उपादेयता पे, उसके योगदान पे, उनके व्यक्तित्व पे सब चर्चा, विस्तार से चर्चा सब लोगों ने किया था। और उस समय ये बात उठी थी कि 150वीं वर्षगांठ को हम लोग एक चिरस्थायी बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम हम लोगों को जारी करना चाहिए। तो उसमें गांधी जी ग्राम स्वराज्य पे बहुत जोर देते थे, तो हमने ग्राम स्वराज और साथ ही स्वावलंबी गांव, आत्मनिर्भर गांव और तीसरा ग्राम उद्योग को बहुत जोर देते थे गांधी जी। तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 300 हमने स्वीकृत किया और उसके बाद महात्मा गांधी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो दुर्ग में मेरे विधानसभा में सांकरा गांव में अभी निर्माण चल रहा है, उसकी घोषणा। और ये वर्धा में जो सेवाग्राम, क्योंकि वो एक सेंटर था साबरमती आश्रम के बाद, वो गांधी जी सर्वाधिक समय सेवाग्राम में रहे और आंदोलन की जो लड़ाई है, देश की आज़ादी की लड़ाई, यहीं वर्धा के सेवाग्राम से ही लड़ी गई। तो उसी तर्ज पे जैसे सेवाग्राम में जो गतिविधि संचालित होती है, उसी प्रकार से यहाँ भी गतिविधि संचालित हो, उसके लिए एक सेंटर नए राजधानी में नवा रायपुर में इसकी घोषणा की गई और उसी के तहत वो निर्माण हो रहा है। तो इसमें चूँकि ये सदन में की गई घोषणा है, बजट में उसका प्रावधान है और उसके तहत वो निर्माण हो रहा है, तो दूसरी सरकार भी उसको रोका तो नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके तो अध्ययन करके ही तो आगे बढ़ाए हैं। अब वो अलग बात है कि वो महात्मा गांधी के विचारों के नहीं बल्कि विपरीत विचारधारा के लोगों को सौंपने की बात कर रहे हैं। नानाजी देशमुख संस्थान को देने की बात वो कर रहे हैं, है ना, और लोगों को देने की बात कर रहे हैं। तो ये इनकी सरकार है, ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस काम को रोका नहीं, सेवाग्राम को। ये जो महात्मा गांधी ने सेवाग्राम स्थापित की थी वर्धा में, उसी तर्ज पे इसका निर्माण किया गया है। तो ये किसी स्वेच्छाचारता नहीं है, मैं केवल इतना ध्यान दिलाना चाहता। तो बहुत उत्तेजित हो गए। वो अजय चंद्राकर जी के साथ बहुत दिक्कत है। वो किसी के क्वेश्चन में कोई बोलता रहे, वो बीच में खड़े होके टोक लें तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो बोल रहे हैं, उसका क्वेश्चन हो, यदि कोई दूसरा उसमें इंटरफियर करे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो ये वो सरोगानी भाई विद्वान है, अति विद्वान है, लेकिन भाई दूसरे सदस्य भी तो चुन के आए हैं। विधानसभा अकेले के नहीं है, सबका है। सेवाग्राम लगभग 100 एकड़ एरिया में पिछली सरकार के समय योजना बनाई गई थी, और लेकिन उसको कैसे चलाना है, क्या संचालन होगा, क्या उसका मूल उद्देश्य है, इस पर बहुत ज़्यादा कोई बात लिखी नहीं गई थी। बहुत अस्पष्टता थी उसमें, कोई कंक्रीट रोड मैप पे नहीं था। इसलिए सम्मानीय सदन के सदस्य अजय चंद्राकर जी ने लोकधन के अपव्यय का मामला उसमें उठाया था। बट पिछली सरकार ने जो भी जैसा भी छोड़कर गई थी, हम लोग जो बचे हुए काम थे उसे अच्छे तरीके से पूर्ण करने का काम हमने आगे बढ़ाया है, और कुछ आवश्यक काम जो उसको फेज़ 3 के तहत नई स्वीकृति भी दे रहे हैं ताकि वो एक अच्छे संस्थान के रूप में विकसित हो सके। और विभिन्न देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को हम लोग को संपर्क कर रहे हैं। सरकारी विभागीय रूप से बहुत बड़े परिणाम कई बार नहीं आ पाते हैं। इस दृष्टिकोण से देश के जो विभिन्न संस्थाएं जो बहुत सकारात्मक और अच्छा और प्रभावी कार्य करती हैं, उन संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं। और आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि कोई अच्छी संस्था को इंगेज करके एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस परिसर को अच्छे से संचालित किया जाएगा ताकि उसका अधिकाधिक लाभ जनता को मिल सके और उसके अच्छे परिणाम आ सके।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाती है, जबकि जनता पहले ही उस पर अविश्वास जता चुकी है। केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2.5 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं और जनता का भरोसा सरकार पर कायम है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह उल जुलूल तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति भी उनकी ही पार्टी के नेताओं ने अविश्वास का भाव जताया था। राज्य सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं लगभग, और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से 2.5 साल में उनको कौन सा ऐसा कीड़ा काटता है जिससे वो अविश्वास की बात करने लगते हैं, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश की जनता ने अविश्वास किया है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। कांग्रेस का पिछले कार्यकाल के भी हम बात करें, उस दौरान भी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके प्रति अविश्वास का भाव लेकर के तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री रहे वो दिल्ली में डेरा डाल के बैठे थे। शायद उसी बात का फिर से एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उनके जो रणनीति उस समय में रही है उस रणनीति के तहत में वो काम करें। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने 2.5 साल में ऐतिहासिक कार्य किया है। जनता ने उनके कार्यों पर अपने विश्वास की मुहर लगाई है और अब कांग्रेस पार्टी के पास में मुद्दे ही नहीं है। इसके कारण से वो उलझुल तरीके से यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है और कल पूरी सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, हमारे माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण सभी उनके जो अविश्वास प्रस्ताव का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप कल के सदन में उसका जो उनका विश्वास प्रस्ताव है उसके आधार पर हमारे जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि है वो किस तरीके से उनकी बातों को, उनका विश्वास को खत्म करेंगे वो आप देखिएगा। महादेव सट्टा ऐप मामले में कारोबारी विकास गर्ग पर हुई कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि विकास गर्ग भाजपा का पदाधिकारी है। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी, जिसमें कई गैजेट्स और बैंक खाते सीज किए गए थे। बघेल ने दावा किया कि विकास गर्ग की 904 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल किया कि सट्टा कारोबार को संरक्षण कौन दे रहा है और प्रोटेक्शन मनी कौन ले रहा है। हम लोगों की सरकार में इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 72 FIR हमने दर्ज किया और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। सैकड़ों जो खाते हैं उसको सीज किया गया। बहुत सारे लैपटॉप, गैजेट सब जब्त किया गया। तो कार्रवाई तो हमने की और आरोप हम पे ही लगाया गया। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। मैं विधानसभा में कई बार कह चुका हूँ कि भाई डबल इंजन की सरकार है, महादेव सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये इसमें विष्णुदेव का संरक्षण है कि शाह का संरक्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण है। अब जो बात सामने आ रही है कि जो विकास गर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़ा पदाधिकारी है दिल्ली में, उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार करके यहाँ रायपुर लाया गया। 904 करोड़ की संपत्ति उसका अटैच किया गया और सारे बड़े लोगों के साथ उसके फोटोग्राफ्स। तो मेरा प्रश्न ये था कि भाई जो नवनीत सहगल है उसको भी साइडलाइन कर दिया गया है जो प्रसार भारती में था, और हिरेन जोशी जी जो PO थे उसका भी आजकल अता पता नहीं है
क्योंकि जो उस समय बात चली थी, इनका भी कहीं न कहीं भागीदारी है। और इस कारण से मैंने कल सवाल किया, इनसे पूछताछ कब होगी? तो एनआईए ने ट्वीट भी किया, बाद में उसे डिलीट भी कर दिया। लेकिन वो सब ट्वीट, एनआईए के ट्वीट बहुत लोगों के पास है। तो ये जो सट्टा है अभी भी बेधड़क चल रहा है, धड़ल्ले चल रहा है देश में विदेश में। इसका मतलब ये है कि ये केंद्र में बैठी हुई सरकार है, राज्य में बैठी हुई सरकार है, उसका पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। तो ये मुझ पर जो आरोप लगाए थे कि मैं संरक्षण के एवज में इनसे धन उगाही किया, प्रोटेक्शन मनी लिया, और इसी के तर्ज पे मेरे घर में छापा पड़ा सीबीआई का, मिला कुछ नहीं। और अब जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे जुड़े हुए अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, रुक नहीं रहा है। तो अब बताइए, अब बताएं सरकार कि किसका संरक्षण प्राप्त है और कौन प्रोटेक्शन मनी ले रहा है। इन आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार महादेव सट्टा ऐप मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी व्यक्ति यदि इस मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण कांग्रेस सरकार के दौरान मिला था, जबकि वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव के दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। देखिए भैया, मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, भाजपा के विषय में बहुत स्पष्ट रहे। हम इसी हिसाब से चलते हैं कि अगर भाजपा का कोई व्यक्ति दिखेगा तो उस पर तो और कठोर कार्रवाई होती, ये भाजपा का सिद्धांत। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से संरक्षण दिया था चीज़ों को, आज कितने ऑनलाइन ऐप इसमें बंद किए गए हैं उसका रिकॉर्ड मैंने पिछली बार आपके सामने रखा था, वो 100 से ऊपर हैं और आगे भी कर देंगे। और अभी भी इस दिशा में राज्य सरकार भी कुछ थोड़ा काम कर रही है, लेकिन अधिकतम काम नेशनल एजेंसीज का है, वो इस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन टेका ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। दोनों ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजन के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मंदिर परिसर में पारंपरिक छेरा पहरा रस्म निभाते हुए स्वर्ण झाड़ू से रथ की प्रतीकात्मक सफाई की। जगन्नाथ परंपरा में यह रस्म सेवा, समानता और विनम्रता का प्रतीक मानी जाती है। रथ यात्रा के अवसर पर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमन टेका ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए सुख, शांति, समृद्धि और सामाजिक समरसता की कामना की। छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों को बहुत बहुत जगन्नाथ यात्रा रथ द्वितीया की बधाई, शुभकामनाएं। आज हम लोग हमारे प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब, उनके परिवार और हम अपनी बेटी सब मिलके, आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, हमारे यहाँ के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सब मिलकर महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र स्वामी और माता सुभद्रा की पूजा अर्चना किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। जो रथ यात्रा है उसमें सभी लोगों के बहुत प्रसन्नता हुई और इस रथ यात्रा में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता हूँ, देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को सुख और शांति और समृद्धि दे। नमस्कार।